जय हिंद। मैं हूं ललित यादव और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। साथियों, भी आप देखेंगे हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर में। अगर सुल्तानपुर कहा जाए तो ये तिकोनिया पार्क है। इतनी भीड़ देख के आप पहले ही समझ गए होंगे कि हम तिकोनिया पार्क पे खड़े हैं। इसलिए मैं तिकोनिया पार्क कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे तमाम लोग खड़े। अगर कोई धरना होता है, कोई अपनी बात रखनी होती है तो लोग तिकोनिया पार्क इसी स्थान पे ही आते हैं। अभी जो हमारे साथ ये खड़े हैं लोग, ना तो ये कोई किसान है, न कोई पीड़ित ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई हत्या हुई है। मैं तमाम खबरें दिखाता हूं। किसान कभी कभी धरना देते हैं तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये जो व्यक्ति हैं इनके बारे में आप समझेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये लोग ड्राइवर हैं। और साथियों, इस परिवहन अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट की दुनिया में, एक सामान उठा के दूसरी जगह ले जाने में ड्राइवरों का कितना बड़ा योगदान होता है शायद आपको मालूम होगा। आज यूं कहा जाए तो अगर कोई भी ट्रक हो या कोई सामान आना हो, दाल चीनी जो भी हमारी दैनिक उपयोगी वस्तु है, उसको एक ड्राइवर ही हमारे घर तक लेके आता है। यहाँ तक कि अगर हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो उसको भी एक ड्राइवर ही चलाता है, तब हम लोग सुरक्षित सफर कर पाते हैं। यहाँ तक ये तो जमीन की बात रह गई। अगर हम बस से कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई चलाता है, उसको भी एक ड्राइवर ही चलाता है। लेकिन अगर ड्राइवर कहीं आके धरना देता है, कहीं पे इकट्ठा होता है, अपनी मांगों को लेके तो चिंता जताता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ हुआ जरूर होगा ड्राइवरों के साथ, तभी इतनी भीड़ यहाँ पे लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह सुल्तानपुर की धरती है और ये जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं आजमगढ़ के हैं, सुल्तानपुर के नहीं है। तो आजमगढ़ से उनको सुल्तानपुर क्यों आना पड़ा, इसी पे मेरा सवाल है और आगे मैं बात करूंगा। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। सर, अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए। मैं सुरेश चंद्र यादव जी। वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल। सर, अगर देखा जाए आपको तो और इतने ड्राइवर हैं आपके पास, अभी मैं आपका सुन रहा था, आप अभी इन लोगों को समझा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, तो क्या कुछ ऐसा हो गया कि आपको आजमगढ़ से सुल्तानपुर आना पड़ा? देखिए, आजमगढ़ से सुल्तानपुर तक का सफर ही नहीं है, सफर पूरे भारत का है। बिल्कुल। भारत के अनेक प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जाकर के अपने ड्राइवर भाइयों को जागरूक किया जाता है। बिल्कुल। और उन्हें समझाया जाता है कि एक देश में एक ड्राइवर आयोग होना चाहिए। जी जी। राष्ट्रीय चालक आयोग होना चाहिए। और हर प्रदेश के हर राज्य में एक राज्य कल्याण बोर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। और एक सुरक्षा कानून, एक स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए कि जिससे ड्राइवर जाके अपनी व्यवस्था को, अपने साथ अपनी पीड़ा को, अपने साथ हुई घटना के बारे में उनसे जो है बता सके। इस संबंध में देश के तमाम जो है कि जगहों पर जा करके प्रदर्शन करना, अधिकारियों को ज्ञापन देना, सरकार को भी बताना। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई इसी मुद्दे को लेकर के। 30 जून से 3 जुलाई तक बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बिल्कुल अनिश्चित काल प्रदर्शन चला, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से हम मुखाबित हुए। लोग आए भी, हमारी बातों को सुने भी और मुख्यमंत्री जी तक, परिवहन मंत्री जी तक हमारी बातें भी गई। नेताजी, हमारा सीधा सवाल यह है कि आप यहाँ आज जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया है? एक तो 13 फरवरी 2026 से केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक सूचना मिली थी कि रोड पर एक्सीडेंट होने के उपरांत एक्सीडेंट में जो पीड़ित होगा, जो चोटिल होगा, अच्छा, उसको 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान यानी मेडिकल हाँ दिया जाएगा कि उसको 1.5 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से इलाज कराया जाएगा। उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर उसके बाद उस पर खर्च आता तो परिवार देखेगा। अच्छा। तो 13 फरवरी से और आज 12 अगस्त 2026 है। बिल्कुल। पूरे भारत में इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रदेश के किसी भी जनपद में किसी भी पीड़ित को नहीं मिला। अच्छा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने अगर 13 फरवरी को ये कोष बनाए, अच्छा, और ये फंड जारी हुआ, तो फंड किसके पैसे, किसके खाते में है और किसके जेब में गया? अगर आपके खाते में नहीं, अगर आपने आम लोगों को या जनता को या ड्राइवरों को दिया है, उसका डाटा मैं सुरेश चंद्र यादव वाहन चालक समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक ड्राइवर होने के नाते, अच्छा, मैं देश में तकरीबन 15 साल ट्रक चलाया हूँ। अगर नेताजी देखा जाए तो आपने ड्राइवर की बात की है, जो आपकी प्रमुख मांगे हैं 22 मांगे हैं, मेरे पास पत्र है, मैं इसको संलग्न कर दूंगा वीडियो में। मैं 2-3 सवाल छोटा छोटा करना चाहूंगा क्योंकि मैं गर्मी ज्यादा है और काफी देर से देख रहा हूँ आप बोल रहे हैं। पहला सवाल मेरा यह है कि ड्राइवर को ड्राइवरी करने में, गाड़ी चलाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो एक तो हम ड्राइवरों को सोने की टाइम नहीं है। अच्छा। ड्यूटी का कोई समय नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, हमारे वेतन
का कोई भी सिस्टम नहीं है। जी जी। हमें 10,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा। दूसरा, हमारा भत्ता नहीं है, अच्छा, कुछ भी। और तीसरा, ड्राइवर भाई मर जाते, उसके बच्चे, उसकी पत्नी अनाथ हो जाती है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो एक तो रोड पर सोने की, आराम करने की जगह अच्छा, सुनिश्चित हो। बिल्कुल दूसरा, ड्राइवर को स्वास्थ्य परीक्षण हो, बिल्कुल। और कहीं भी ड्राइवर किसी अवस्था में किसी प्रकार से घायल है या वो बीमारी से है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित को देखे। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो ड्राइवर को काफी तमाम समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन मैं देखता हूं जैसे ड्राइवर बस चलाता है, बड़ी गाड़ी है, ट्रक चलाता है, बड़ी गाड़ी है, किसी मोटरसाइकिल वाले और किसी कार वाले में हल्का सा टच हो जाता है, और चाहे गलती कार वाले की ही रहती है, लेकिन रोड पे उतर के ड्राइवरों के साथ अभद्रता किया जाता है। इस पे लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर सरकार ने कानून पहले से बना के अपना एमबी एक्ट का कानून लेके चल रहा है। अच्छा, उसी एमबी एक्ट कानून के अंतर्गत हमारे ड्राइवर भाइयों को पीड़ित किया जाता है। गलती ना भी होती है तब भी उससे हर्जाना भरवाया जाता है, उसे जेल भेजने का हवाला दिया जाता है, झूठा मुकदमा लगाया जाता है। उस कानून को बदलने के लिए हमने एक सुरक्षा कानून, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने की बात कहा है। अच्छा, कि आप उस विभाग को जिसमें गठित करिए कि जो कि वो पर्सनल हमारे लिए हो। अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति में हम हैं तो जैसे 112 आपकी है जी, उसी तरह से विभाग चाहिए कि हम उसको फोन करें, वो पर्सनल हमारी समस्या को सुनने के लिए आए, उस घटना क्रम के माध्यम से उसकी जांच हो, दोषी कौन है। मैं ट्रक चालक हूं या बस चालक हूं, मैं दोषीवार हूं या नहीं हूं, ये साक्ष्य प्राप्त होने के बाद में मुकदमा दायर किया जाए। जो अपराधी घोषित होता है, जो मुजरिम घोषित होता है, मुकदमा उसके ऊपर सुनिश्चित हो। और ड्राइवर की बात की जाए, तीसरा सवाल है हमारा, जैसे जो गाड़ी मालिक होता है, अगर देखा जाए तो बहुत सा पैसा वो कमाता है और ड्राइवर को सैलरी कम मिलती है, तो क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि ड्राइवरों के हित में? इसमें हमने सरकार से एक एनओसी फार्म जारी करने के लिए कहा है। अच्छा, जिसमें परिवहन मंत्री जी से हमारी बात भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। कि प्रदेश के हर जनपद के हर आरटीओ या परिवहन विभाग कार्यालय पर एक सरकारी फॉर्म है जिसको अथॉरिटी लेटर कहा जाता है। समझ रहा हूं। पहले न्यायालय से बनता था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हर आरटीओ के कार्यालय पर उपलब्ध हो। जिसको भी ड्राइवर की जरूरत है वो ड्राइवर की तलाश करे, ड्राइवर पाने के बाद में वो आरटीओ ऑफिस के कार्यालय पे जाए और वहां पे उस फार्म पे शर्तें लिखी हो कि ड्राइवर कितने घंटे गाड़ी चलाएगा, बिल्कुल, ड्राइवर वेतन कितना पाएगा, ड्राइवर का भत्ता क्या होगा, कितने तारीख को ड्राइवर को वेतन वो देंगे, और ड्राइवर की सोने की या कोई और व्यवस्था वो किस प्रकार से प्रोवाइड कराएंगे। ये चीज उस फॉर्म में, सरकारी फॉर्म में भरा जाए शर्तों अनुसार। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो नेताजी ने बताया, अगर जैसे कोई ट्रेन चालक ड्राइवर होता है, लोको पायलट होता है, तो उसके समय रहते कितने घंटे गाड़ी चलाएगा, कितना किलोमीटर उसको लेके जाना है, उसके बाद उसको व्यवस्थित आराम दिया जाता है ताकि भाई गाड़ी सुरक्षित चले। यही इन ड्राइवरों के साथ हो। जाते जाते मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप काफी देर से बोल रहे हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा। ये एक सवाल लास्ट है, तमाम ड्राइवर भाई भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैं जैसे आया, कुछ ड्राइवर आप ही के यहाँ हमको पहचान रहे थे, मुझको रोका गया और कहा गया कि आप भी भैया एक वीडियो बनाइए। तो जो और तमाम ड्राइवर भाई देखेंगे इस वीडियो को, उन ड्राइवर भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप ड्राइवर भाइयों, पत्रकार साहब का सबसे पहले सहयोग करिए कि इनका जो चैनल है सबसे हाईलाइट हो। और आपसे भी मैं कहूंगा कि जहां मेरे ड्राइवर भाई मिले उनसे भी आप इंटरव्यू करिए, उनकी भी समस्या को आप जानिए, जनता तक, सरकार तक पहुंचाइए, और जितनी भी आपसे व्यवस्था सुविधा हो सकती है आप उन लोगों को अगर जानकारी भी आप दीजिए। मैं आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे संगठन आप चला रहे हैं सर, तो संगठन का मतलब हो एक समूह, एक पूरी, एक देखा जाए तो समूह बनाना, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी ड्राइवर जो आपके संगठन से ना जुड़े हो, जुड़े, ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? देखिए, मैं तो, मेरा कोई ड्राइवर मुझसे जुड़ा हो या ना हो, मुझे कोई भी याद करता तो मैं ये नहीं देखता हूँ, उसके लिए मैं लड़ जाता हूँ। कई घटनाएं सामने आई, सभी मेरे सदस्य कार्यकर्ता लोग जानते हैं। और जो लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप वाहन चालक समिति संपूर्ण भारत संगठन से जुड़े और आपके साथ न्याय होगा। और हमारा भी एक फेसबुक चैनल है जो वाहन चालक एसोसिएशन सुरेश चंद्र यादव के नाम से, उससे भी जुड़िए। और आप कमेंट में भी मुझे अपनी समस्या बताएंगे तो भी आप भारत में कहीं भी होंगे, आपके लिए, न्याय के लिए मैं लड़ूंगा। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जितने भी ड्राइवर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सर से जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे देहात में एक कहावत है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता है।
तो उसी प्रकार अगर आप लोग मजबूत रहेंगे, एकता में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी समस्या आपके साथ होगी। क्योंकि मैं देखता हूँ जो ट्रक चालक होते हैं हाईवे पे निकलते हैं तो वो दूर के रहते हैं, 400-500 किलोमीटर उनको लेके गाड़ी जाना पड़ता है। लेकिन जो लोकल का आदमी 1 लाख 2 लाख रुपया वाली गाड़ी लेके आता है, छोटी गाड़ी कोई मारुति वगैरह, और उसका जो नवाबगिरी की बात रहती है वो पूरा आपके सीने पे चढ़ के बात करता है। तो आप अकेले रहते हो, लोकल का रहता है, इसीलिए आपको मारने का, प्रताड़ित करने का, मानसिक रूप से दबाने का प्रयास करता है। लेकिन आप अगर संगठित रहेंगे, संगठन में रहेंगे और नेताजी के साथ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जिले से जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आधे घंटे 20 मिनट में आपको सहायता, वहां पुलिस से भी ज्यादा तेज सहायता आपका संगठन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जुड़ने का भी प्रयास करिए संगठन, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं कहता हूं कि आप अगर देख रहे हैं तो प्रशासन, जो भ्रष्टाचारी प्रशासन है या कोई भी हो, अगर उनके हाथ में कानून की लाठी है तो आपके हाथ में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, जो संविधान और लोकतंत्र, आपकी आजादी दी गई है कि आप उस लोकतंत्र के तहत आप अपने अधिकार की मांग करिए। और आप कहीं भी रहिए, अपने अधिकार से लड़ना सीखिए, लोगों से सीखिए। अगर आप लड़ेंगे, आप अपने अधिकार की बात करेंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात